हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अल्किल लिथियम ऑर्गेनोमेटलिक रीजन के अंदर में RMgX के बाद या ग्रिग्नार्ड रीजन के बाद अल्किल लिथियम। अल्किल लिथियम को एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो RLI बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है, अल्किल लिथियम, ठीक है। और उसका सामान्य जो सूत्र है वो RLI है, और सामान्य सूत्र नहीं लिखूंगा, RLI काफ़ी है। बात ये करते हैं कि RLI को हम देखें तो RLI के नेचर को समझने के लिए क्या करते हैं जरा देखना, R और LI। तो R मतलब कोई भी एग्जांपल अगर ले तो आप मिथिल ले सकते हो, मिथिल लिथियम है ना, इसको बोल सकते हैं मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम, ठीक है, मिथाइल लिथियम बोल सकते हैं। अगर इसकी जगह हम लोग ले लिए C2H5 तो इसको हम लोग बोलेंगे इथिल लिथियम, इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, ये सब एग्जांपल हैं। अगर हम एक C6H5Li ले लें तो इसको फिनाइल लिथियम बोल सकते हैं, फिनाइल लिथियम, समझ रहे हैं क्या? ये एग्जांपल है, इस तरह से ये बोला जाता है, नाम भी इस और लिखावट भी। तो अल्किल लिथियम का मतलब ये हो गया, एक अल्किल हिस्सा है और एक लिथियम है। अब भाई आपको पता है अल्किल मतलब तो कार्बन मेन होगा सेंटर, तो इसका मतलब इसमें मेन जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो कौन है? कार्बन और लिगेंड के बीच बॉन्ड है, कार्बन लिगेंड के बीच बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन लिगेंड के बीच बॉन्ड से ये बना हुआ है। चलिए अब ठीक है, ये समझ तो आ गया है कि अल्किल लिथियम। अब इसको इसलिए हम लोग कार्बन और लिथियम के बीच बॉन्ड है इसलिए बोल सकते हैं इट इज़ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इट इज़ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, शॉर्ट में लिख दिया हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यह एक कार्ब धात्विक यौगिक है, कार्ब धात्विक और यौगिक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे एक और चीज़ खास बात, इसको कॉमनली ना सुपर ग्रिग्नार्ड रीजन भी कहा जाता है। एक डुप्लीकेट नेम बोलूँ या एक कोई दूसरा नाम बोलूँ साइंटिफिक नेम के हिसाब से तो सुपर ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। क्यों? ग्रिग्नार्ड रीजन के बाद में बना, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन से भी ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक है, अच्छा बेस है, सब चीज़ इससे सुपीरियर प्रॉपर्टी था, सुपीरियर क्वालिटी का था, इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड रीजन के बाद उसकी के नाम पे सुपर ग्रिग्नार्ड बोल देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इट इज़ आल्सो नोन एज सुपर ग्रिग्नार्ड, इट इज़ आल्सो नोन एज सुपर ग्रिग्नार्ड रीजन, आल्सो नोन एज सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रीजन अलग है ना, और सुपर ग्रिग्नार्ड रीजन इसको बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेटर बेस किससे? देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इसकी कहानी है ना। ये इंग्लिश में लिख दिया हूँ, हिंदी में लिख सकते हो कि इसे एक सुपर ग्रिग्नार्ड रीजन कहने के पीछे कारण है क्योंकि यह एक अच्छा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और एक अच्छा बेस है। किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अच्छा बेस, अच्छा नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों होने के कारण, दोनों क्वालिटी सुपीरियर होने के कारण इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रीजन बोल देते हैं। हिंदी में भी सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही लिख देंगे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए अब एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, इनमें बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से 2-3 तरीके यहाँ दिखा रहे हैं। पहला तरीका, RX अल्किल हैलाइड का रिएक्शन लिथियम से कराया जाए डायरेक्ट, और 2 मोल लिथियम लिया जाए, ईथर का सॉल्यूशन रहेगा पहले जैसे ही ईथर, और ये बन जाएगा RLI 1 और प्लस LiX दूसरा, तो इसे भी अल्किल लिथियम बन जाता है। दूसरा तरीका है कि हेलोजन और मेटल के बीच एक्सचेंज, हेलोजन और मेटल के बीच एक्सचेंज, जैसे RX है और एक RLI है या RDSLI है। मान लो मैं इस R के साथ अल्किल लिथियम चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, RLI कर दूंगा और RDSX को बाहर कर दूंगा, इस तरह से। फिर तीसरी की बात करते हैं, तीसरा का तो तीसरा जो सिंथेसिस है हम लोग उसमें मेटल एक्सचेंज की बात करते हैं। जैसे देखें
Li है और R2Hg है सपोज, तो मैं Li यहाँ 2 लेके 2 यहाँ से 2 क्या बना दूंगा भाई Li बना दूंगा और मरकरी को बाहर कर दूंगा। तो ये देखो कैसे, इसको बोलेंगे हेलोजन एक्सचेंज, इसको बोलेंगे हेलोजन और मेटल का एक्सचेंज, और इसमें हम लोग बोल देते हैं मेटल एक्सचेंज। ठीक, तो ये 3 प्रिपरेशन याद रखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में सबसे पहले इस बॉन्ड के नेचर के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर एक कार्बन और लिथियम बॉन्ड होता है, इसमें से लिथियम प्लस चार्ज आयन है और कार्बन यहाँ पर माइनस चार्ज होता है। इसको हाईली आयनिक बोलते हैं, है ना, हाईली आयनिक कंपाउंड। इट इज़ हाईली आयनिक। बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? आयनिक होता है, अच्छा खासा आयनिक होता है। और ये आयनिक होने के कारण ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज ऐसे रहता है, और इसके कारण ही बिकॉज ऑफ दिस it is a good source, it is a good source of न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। ये बेस और न्यूक्लियोफाइल का अच्छा सोर्स है, और ये अच्छा it is also गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, ये अच्छा नाभिक नहीं है, विकर्मक है, साथ साथ अच्छा बेस भी है, गुड बेस भी है। गुड न्यूक्लियोफाइल और गुड बेस है, तो गुड न्यूक्लियोफाइल लिख दिया और गुड बेस लिख दिया, दोनों के दोनों अच्छा है यहाँ पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई। फिर उसके बाद आगे की बात हम करें कि ठीक है कि ये इम्पॉर्टेंट लाइन हो गया, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया, पर अब सिचुएशन को समझिए। इसके केमिकल प्रॉपर्टी में इन्हीं चीज़ को यूज़ करूँगा। आप देख रहे हैं ये बॉन्ड नेगेटिव है, तो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ, अगर मिथाइल लिथियम अगर मेरे पास हो तो मिथाइल में देखो मिथाइल नेगेटिव होगा, लिथियम प्लस होगा। तो जो बेस है, जो निक्लोफाइल है, निक्लोफाइल या फिर बेस, ये मिथाइल आयन होगा, इसी का मुझे यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया इसके बॉन्डिंग के बारे में। ये बॉन्डिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया। थोड़ा स्ट्रक्चर वाले सेगमेंट में अगर मैं चलूँ तो ये जो अल्किल लिथियम है ना, RLi एक्चुअल में टेट्रामेरिक फॉर्म में होता है, और टेट्रामेरिक फॉर्म में तो RLi का हमको टेट्रामेरिक फॉर्म मिलता है। अब कैसे, क्यों बात कर रहा हूँ ऐसा? वो इसलिए क्योंकि ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल 4 अल्किल ग्रुप और 4 लिथियम होते हैं, है ना। और टेट्राहेड्रल इसलिए बोला, इसका जो स्ट्रक्चर अगर पूछोगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर या संरचना इसका टेट्राहेड्रल बोलूँगा मैं, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय बोलूँगा। कैसे चतुष्फलकीय, जरा समझे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कारण चतुष्फलकीय होता है। ध्यान दे कैसे चतुष्फलकीय। मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाता हूँ, ये हो गया, और ये इस तरह से यहाँ हो गया, ये और ये चलेगा। अब उसके बाद देखें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया यहाँ से, उस पार्ट में देखें, ये लीजिए भाई, इस पार्ट में मान लो R यहाँ है, R देखो R अल्टरनेट लगाना है, R और यहाँ से यहाँ R और एक R यहाँ, देखो 4 R हो गया। तो लिथियम यहाँ होगा, लिथियम यहाँ होगा, लिथियम यहाँ होगा, लिथियम यहाँ होगा। तो अगर केवल R को देखोगे ना, R को अरेंजमेंट देखोगे केवल R का, ये लिथियम होगा अगेन। हाँ, लिथियम को देखो और R को देखो, तो मैं R को सर्कल कर देता हूँ, लिथियम को छोड़ दिया हूँ, R को सर्कल किया हूँ। ये देखो एक फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ आएगा R। ये देखें 1 2 3 4, ये R बिल्कुल टेट्राहेड्रल होते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह से ये टेट्राहेड्रल। वैसे ही लिथियम को देखोगे तो लिथियम भी एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रल होते हैं, इस तरह से लिथियम भी टेट्राहेड्रल होता है। तो 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखते हैं, लिथियम का टेट्राहेड्रल, वैसे इसे R का टेट्राहेड्रल। तो इसलिए इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ। बट ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कोनों पर R है और 4 कोने पर लिथियम है, इसलिए इसको टेट्रामेरिक फॉर्म में दर्शाते हैं। बस स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में इतना ही। हाँ, रासायनिक गुण में देखें कि इसका भी रासायनिक गुण 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे पीछे बांटे थे कि एज अ बेस बोल सकता हूँ, और एज अ निक्लोफाइल, एक नाभिक नहीं विकर्मक की तरह और एक बेस की तरह, एज अ निक्लोफाइल, है ना। इतना में समझ आइए भाई, हिंदी में और लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए।
क्षार के समान और नाभिक स्नेही अभिकर्मक के समान। क्षार के समान जो रिएक्शन देता है उसको हम रिएक्शन को कॉमन रूप से बोल देते हैं क्या, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रिया, हिंदी में क्या, अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ से जो नाभिक स्नेही की अभिकर्मक की तरह सोचेंगे तो 2 प्रकार का अभिक्रिया होता है। नाभिक स्नेही योग, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और दूसरा नाभिक स्नेही योग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योग, और दूसरा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये 2 टाइप की अभिक्रिया है। अब उनमें क्या है कि ग्रेनाड रीजन से बहुत सारा चीज़ सिमिलर है, तो सिमिलर रीजन को मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे एसिड बेस पूरा 100% सेम किसके से, सेम एज RMgX है, हिंदी में लिख सकते हैं ग्रेनाड अभिकर्मक के समान। तो जो पढ़ाया जा चुका है इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ग्रेनाड रीजन के बिल्कुल सेम है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कुछ रिएक्शन सेम है, मैं यहाँ डिफरेंट को ही बताऊँगा बस, है ना। जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कार्बोनिल के साथ योग, कार्बोनिल के साथ योग ये सेम है, एडिशन विद कार्बोनिल, है ना। और हाइड्रोजन अल्किल साइनाइड के साथ योग, ये भी सेम है। एस्टर के यहाँ पर देखो एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन सेम है, एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन सेम है। तो ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना वो सब सेम है। तो सेम अभिक्रियाओं को मैं बात नहीं करूँगा, जो डिफरेंट अभिक्रिया हैं उन्हीं की बात करूँगा। तो पहले तो ये नोट करें आउटलाइन, जिससे हम लोग एक आइडिया ले सकें कि RLI कौन कौन सा रिएक्शन देता है। देखिए CO2 के साथ अभिक्रिया देखते हैं, रिएक्शन विद CO2। RMgX के साथ जो अभिक्रिया है वो अलग था और यहाँ थोड़ा सा अलग दिखेगा, कैसे देखते हैं। CO2 इस तरह से दिखाई देता है। हम इसमें RLI का जब रिएक्शन कराते हैं तो Li प्लस R माइनस होता है, R माइनस यहाँ से यहाँ चलेगा और फिर यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ से R और यहाँ से O माइनस Li प्लस। एक बार हुआ। RMgX में एक बार होके रुक जाता है रिएक्शन, अब सीधा हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है, क्योंकि RMgX होता है RMgX 3 भाग होता है इसलिए वो बड़ा होता है, बल्कि होता है, जबकि ये केवल 2 होता है R और Li, इसे छोटा भाग है। तो छोटा भाग है इसलिए यहाँ पर बल्कीनेस कम होता है, तो ये दोबारा अटैक कर लेता है। 2 कारण है, एक तो मोर रिएक्टिव है और ये लेस बल्की है, तो दोनों कारणों से ये दोबारा रिएक्ट कर लेता है। कैसे भाई, ये देखो ये R माइनस जो हिस्सा है वो फिर से अटैक करके इधर चल देता है और यहाँ से बना लेता है क्या, C, यहाँ से R, यहाँ से R और यहाँ से देखो O माइनस Li प्लस और फिर यहाँ तो पहले से है ही Li प्लस। अब हो गया, अब कोई डबल बॉन्ड नहीं बचा, तो अब हम सीधा सीधा क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो H2O/H प्लस एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस कराओ। इससे क्या होगा कि ये R है, मैं थोड़ा सा इसको बेंड करके लिख रहा हूँ भाई, दोनों R को ऊपर ऐसे, और यहाँ से देखो O माइनस और यहाँ पर O माइनस, ये जो OH हो गया और यहाँ पर OH हो गया। फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों माइनस माइनस में बहुत सिंपल है वाटर को जोड़ना, ये एसिडिक कंडीशन है ना, वहाँ 1-2 बूंद एसिड मिलाए हैं, मेन रिएक्शन वाटर का होगा, तो वाटर का H यहाँ, OH यहाँ, वाटर का OH यहाँ, H यहाँ, ऐसा, तो 2 OH यहाँ पर आ गया। मैंने इसको आजू बाजू में लिख दिया है। फिर एक याद रखना, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही कार्बन पर अगर 2 OH साथ साथ आ जाए तो हमेशा से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि टिकता नहीं है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फिर एक रिमूव वाटर निकाल देता है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से दिखाई देता है, R और ये डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन प्रोडक्ट यहाँ पर आंसर है। ठीक है भाई, तो ये कीटोन बना, लेकिन वहाँ पर बना था कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें, RMgX में कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ कीटोन बना। तो ये डिफरेंट रिएक्शन है जो केवल RLI में होगा, RMgX में नहीं। देखिए बल्की कीटोन के साथ अभिक्रिया, बल्की कीटोन का क्या मतलब है पहले उसको समझिए।
C डबल बॉन्ड O, ये कीटो ग्रुप है। मान लो यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप है, इसको मैं बल्कि कीटोन में रखा हूँ, मतलब दोनों तरफ दो दो मिथाइल। अगर आप सिंपली RMgX का रिएक्शन यहाँ दिखाना चाहोगे तो ये RMgX यहाँ से रिएक्ट नहीं कर पाता, RMgX रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जो RLI है उसको कोई आपत्ति नहीं है, RLI आराम से यहाँ पर रिएक्शन कर जाता है ना, RLI यहाँ पर रिएक्शन कर जाता है और हमको अल्कोहल बना के देता है। कैसे भाई, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस हिस्से से यहाँ अटैक करेगा, ये इधर, और ये हमको इस तरह से यहाँ से भाई R और यहाँ से O माइनस, और ये इस तरह से फिर इसी O माइनस में मैं क्या कर दूंगा, वो हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, जिससे मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये लो भाई, तो ऐसा अल्कोहल बना के देता है, जबकि ऊपर वाला मना कर दिया। ऊपर वाला मना करने का एक ही कारण है, ये दो दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, ये भी एक बड़ा ग्रुप है, इसमें R है, Mg है, X है, तो बड़ा ग्रुप का आना मुश्किल हो जाता है, छोटे ग्रुप का आना आसान हो जाता है। तो ये लेस बल्कि होने के कारण ये अटैक कर जाता है, ये मोर बल्कि होने के कारण अटैक नहीं करता। तो ये डिफरेंस RMgX से हट के रिएक्शन में दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, नोट करें। रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया कैसे देता है, तो याद रखना हम लोग पीछे बात किए हुए हैं। एक ये जो पोजीशन जहाँ पर योग होता है इसको 1-2 एडिशन बोलते हैं, और अगर यहाँ योग होता है तो उसको बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में 1-4 एडिशन। ठीक है, पीछे बात किए हुए हैं। तो 1-4 होगा कि 1-4 होगा, तो 1-2 होगा। तो याद रखना RLI हमेशा ये 1-2 एडिशन देता है। मोर रिएक्टिव होने के कारण वो कार्बोनिल में ही जाता है, दूसरी जगह नहीं जाता। तो देखो ये अगर इधर जाएगा तो बॉन्ड मूव करेगा इधर, तो क्या दिखेगा भाई, इधर का बॉन्ड अनचेंज, ये अनचेंज रहेगा, और इधर पर दिख जाएगा क्या, यहाँ से R और ये O माइनस Li प्लस, और फिर फाइनली हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये दिखाई देगा डबल बॉन्ड अपनी जगह, और फिर यहाँ से OH, यहाँ से R, ये लीजिए, इस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है भाई, तो RLI यहाँ पर एडिशन करके इधर घुमाता है और यहाँ पर 1-2 प्रोडक्ट मिलता है, और हमको ये 1-2 मिलता है और ये अल्कोहल यहाँ से मिल जाता है। तो ये 1-2 प्रोडक्ट है, याद रखना 1-2 प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1-2 प्रोडक्ट, या बोलते हैं दूसरे शब्दों में डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन का मतलब होता है कार्बोनिल पर योग। डायरेक्ट एडिशन मतलब कार्बोनिल पर योग, डबल बॉन्ड पर नहीं, कार्बोनिल पर योग डबल बॉन्ड पे नहीं। ठीक है, तो रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ RLI हमेशा 1-2 योग देता है इस सबस्ट्रेट के साथ, जबकि इसी सबस्ट्रेट के साथ RMgX 1-4 एडिशन देता था। पीछे याद कर ले, है ना, मेजर प्रोडक्ट की बातें हो रही है यहाँ पर, मेजर में ही बनता है। माइनर में थोड़ी बहुत तो ये बनेगा ही, इधर 1-4, लेकिन मेजर में 1-2 ही बनेगा हमेशा। ये भी RMgX के साथ अंतर रखता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है भाई, तो ये भी नोट कर लें आप। देखिए एक और रिएक्शन दे रहा हूँ जो प्योरली RLI ही देता है मोस्टली। क्या बोलूँ, इस केस में RMgX का कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे मैं एक रिएक्टेंट सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, यहाँ इसको बोलते हैं पिरिडीन, और पिरिडीन में मैंने लगा दिया सपोज करो C6H5 और Li, मतलब ये प्लस और ये माइनस। तो इनका रिएक्शन देखना, एक नया टाइप का सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे H है, इस H को मैं H को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इससे, तो वो कहलाएगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे भाई, इस एरोमेटिक रिंग पर पहले ये तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है अपनी ओर, तो अपनी ओर पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और उसके जगह जो खाली होता है उस पर ये माइनस चार्ज से अटैक कर देता है। तो दिखता कैसा है ये, इस तरह से, नाइट्रोजन पे कुछ देर के लिए माइनस चार्ज, और यहाँ का जो बॉन्ड एक हाइड्रोजन और एक क्या है C6H5, और इस जगह ऐसा दिखेगा और बाकी जगह का बॉन्ड अपने जगह में रहेगा, ऐसा बनता है। लेकिन ये तुरंत क्या होता है, ये वापस जाके हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई लिविंग ग्रुप रखें जो इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकले, जैसे क्लोरीन, तो ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है, तो इसलिए क्लोरीन रखना ज़्यादा अच्छा है। तो ये वापस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो यहाँ से फिर से देखो कैसे दिखाई देगा, ये बेंजीन जैसे उसका पिरिडीन रिंग वापस
अपने जगह रिटेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा C6H5। तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक रिंग के कारण एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये RLI का स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक भाई, तो नोट कर लें इसको, काफ़ी हो गया। इसी के साथ यहाँ रिएक्शन को ख़त्म कर रहा हूँ। जितना रिएक्शन बताया हूँ वो कुछ नयापन वाला रिएक्शन है, बाकी एसिड बेस रिएक्शन, कार्बोनिल पर रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड पर रिएक्शन, एसिड डेरिवेटिव में रिएक्शन, सब RMGX जैसा ही है। जो डिफरेंट रिएक्शन था उसी को बताया हूँ। RMGX में जो पढ़े हैं वो रिएक्शन पूरा यहाँ पे काम आएगा। जो बाकी रिएक्शन है, जो डिफरेंट रिएक्शन है उसमें क्या अंतर है वो ध्यान रखना है, और ये नए रिएक्शन है। तो डिफरेंट रिएक्शन को बस आपको पढ़ना है, बाकी RMGX वाला रिएक्शन ही लिख सकते हो एग्जाम में भी। ठीक, तो RLI में इतना हो गया। चलिए नोट करें, आज इतना